Good morning to all of you. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So in last lecture हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इन द लास्ट लेक्चर हमने क्या डिस्कस करा था कि अगर मेरे पास कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, if I have linear, this is I am giving recap, fine, linear system of equations हैं. लीनियर का मतलब कि जहां पे आपकी वेरिएबल्स की डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या हो, वन हो वेरिएबल्स की डिग्री और वो मल्टीप्लाई भी ना हो, इसलिए उसको हम लीनियर बोलते हैं कि ओवरऑल जो मेरे वेरिएबल्स हैं ओवरऑल जो डिग्री वो बनाए वो मेरी क्या बनाए, लीनियर हो, मतलब डिग्री मेरी वन हो. सिस्टम ऑफ इक्वेशन कि आई हैव मोर देन वन इक्वेशन, कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय जो लीनियर इक्वेशन है, इफ आई हैव मोर देन वन इक्वेशन, अगर मेरे पास अगर तो एक ही इक्वेशन है तो सिंपली आप उसको सॉल्व कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये मेरा सोल्यूशन होएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू आपने क्या दिया 5, तो x मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. दिस इज ओनली वन इक्वेशन, ये आपकी क्या है, एक ही इक्वेशन है. बट सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या है कि आपके पास एक से ज्यादा इक्वेशन है. अगर एक से ज्यादा इक्वेशन है इसका मतलब ये भी है कि मोर देन वन वेरिएबल भी है. ठीक है, अगर आपके पास पूरा सिस्टम है जिसमें क्या है वन वेरिएबल से ज्यादा है और लीनियर है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप हमेशा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में. ए क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स. क्या एक्स क्या होता है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स, और बी आपका क्या होता है राइट हैंड साइड, जो आपको राइट हैंड साइड में इक्वेशन दी जाती है. तो हमने क्या डिस्कस करा था लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस करा था कि क्या मैं बिना ए इनवर्स कैलकुलेट किए, क्या मैं बिना ए इनवर्स कैलकुलेट किए अपना एक्स निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक्स मेरा ये होता है ए इनवर्स इनटू पी. बिना ए इनवर्स निकाले मैं अपना कैसे सोल्यूशन निकाल सकती हूँ, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था. तो हमने क्या डिस्कस करा था, एक मेथड हमने डिस्कस करा, उसका नाम क्या दिया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड. गॉस एलिमिनेशन मेथड में आप जब आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हो कि उसके जो पाइवट एलिमेंट्स हैं, पाइवट एलिमेंट्स कौन से थे जो आपके फर्स्ट स्टेप पे होते हैं. सबसे पहले पाइवट एलिमेंट क्या होता है, a11. अगर वो आपका नॉन जीरो है तो आप पहली केस के लिए अपने मल्टीप्लायर डिफाइन कर देते हो mi1, वो आपका क्या हो जाता है aij डिवाइडेड बाय a11 फॉर I इज इक्वल टू mi1, आप क्या कहते हो फॉर I इज इक्वल टू 2 3 अप टू जितनी भी आपकी इक्वेशंस है. इसी केस में आप पहले मल्टीप्लायर डिफाइन कर देते हो, फिर आप एलिमिनेशन ऑपरेशन लगाते हो कि रोज आप क्या करते हो, रोज पे ऑपरेशन लगाते हो, ei माइनस क्या करते हो mi1 माइनस योर दिस e1, और आपका i क्या वेरी करता है 2 से लेके आगे तक. तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है आपका एलिमिनेशन प्रोसेस. इससे आप रोज को क्या करते हो कि x आपका ऐसा वेक्टर होता है जिसके मैट्रिक्स x आपका a वेक्टर है x1 x2, अगर मेरे xn वेरिएबल है तो मेरा a मैट्रिक्स होता है, यहाँ पे मेरा x1 का कॉलम, यहाँ पे मेरा x2 का, और ये मेरा xn का. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो रखते हैं, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं वो मैं क्या बना देती हूँ जीरो. अगले स्टेप में मैं ये वाला एलिमेंट अपना रखती हूँ और इसके नीचे जो एलिमेंट्स होते हैं मैं उनको क्या बना देती हूँ जीरो. नेक्स्ट स्टेप में मैं अपना एक a33 रखती हूँ और इसके नीचे क्या बना देते हैं हम जीरो. फाइन. तो सेम प्रोसेस हम प्रोसीड करते हैं कब तक, जब तक हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं आ जाती.
तो इसका जनरल प्रोसीजर भी हमने डिस्कस करा था। जनरल प्रोसीजर आपको हेल्प करेगा जब आप इसका मैटलैब कोड रन करोगे। क्लियर है यहाँ तक? ये हमने लास्ट डिस्कस करा था। यू विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हमेशा ये प्रोसेस कंटिन्यूस करोगे अंटिल यू गेट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. तो ये हमने डिस्कस किया था। एक और एग्जांपल हम कर रहे हैं, थोड़ी जनरल एग्जांपल है। तो क्या है, अब आपको ऑपरेशन समझ आ गए हैं, ऑपरेशन आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां तक आपको आपके सेशनल्स में आना है। तो इफ यू हैव गिवन द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, और लीनियर सिस्टम आपको कैसा दिया हुआ है, x1 माइनस x2 प्लस अल्फा x3 इक्वल टू -2 एंड माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस अल्फा x3 इक्वल टू 3, अल्फा x1 plus x2 plus x3 equal to your 2, and you have to solve in the part that for what value of alpha, for what value of alpha the system has no solution. B, for what value of alpha the system has infinite many solution. C part, that for what value of alpha the system has unique solution. No solution का क्या मतलब होता है? Yes, क्या होता है नो सोल्यूशन का मतलब? Inconsistent. Yes, मिथिलेश, क्या होता है नो सोल्यूशन का मतलब? Yes, anyone, किसको पता है नो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? हाँ जी, प्लीज स्पीक अप। आश्वित, अर्जुन, ज्योतिप, क्या होता है नो सोल्यूशन का मतलब? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यस, इनकंसिस्टेंट सिस्टम का क्या होता है कि अगर आपके पास मतलब जो सिस्टम है उसमें से आप अपने x1 x2, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है, यू आर अनएबल टू फाइंड x1 एंड x2, तो आपका सिस्टम क्या होता है, उसमें आपका नो सोल्यूशन आता है कि इसको सेटिस्फाई कर, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाले आपके पास ऐसी कोई वैल्यूज नहीं है x1 x2 एंड x3। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन क्या होता है? Consistent. कंसिस्टेंट, बट कंसिस्टेंट में तो यूनिक सोल्यूशन भी है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन का होता है कि जैसे हमारा सिस्टम x1 और x2 3 में है, x1 और x2 की x1 x2 x3 की आई हैव मोर देन वन सोल्यूशन सेट। अगर मेरा जो सोल्यूशन सेट है सिर्फ पर्टिकुलरली एक वैल्यूज के लिए नहीं सेटिस्फाई कर रहा, जैसे x1 की कोई वैल्यू है, x2 की कोई वैल्यू है, x3 की कोई वैल्यू है, अगर मेरी उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेरे क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। आप 10th क्लास में ग्राफ करते थे ना, जैसे आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती थी, तो कैसे करते थे कि आप पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, एक ऐसा कुछ ड्रॉ किया, ये होता था आपका, जो होता था ये होता था यूनिक सोल्यूशन, अगर वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, कि एक पॉइंट ये आपका x1 होता था, जैसे ये आप x2 प्लॉट करते थे, 2 वेरिएबल्स में करते थे ना 10th क्लास में,
तो ये आप बोलते थे यूनिक सोल्यूशन है। इनफाइनाइट सोल्यूशन आप कैसे बोलते थे कि अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक इक्वेशन ड्रॉ करी, एल बोल दिया, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया अगर दो इक्वल वेरिएबल्स में होते, अगर मेरी दूसरी लाइन जो है वो इसी के ऊपर लाई करती, इसी इक्वेशन के ऊपर लाई करती, वो भी एम भी वही होती, तो मैं क्या बोलती थी इस केस में, मेरा क्या होता था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। कि मतलब मैं चाहे एक्स की ये वाली वैल्यू पुट करूं, ये वाली वैल्यू पुट करूं, मेरा वही सोल्यूशन होएगा। क्लियर है? नो सोल्यूशंस के लिए क्या होता था कि एक आपकी लाइन यहाँ ड्रॉ हो रही है, एक आपकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, और उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ही नहीं आता था। यही करते थे ना आप डिस्कस, मतलब वो पैरेलल लाइंस या ऐसे कुछ ट्रांसवर्सल्स बन जाती थी कि वो ड्रॉ ही नहीं होता था। दिस इज योर केस ऑफ नो सोल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, ma'am. राइट। तो हमने क्या करना है कि हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, x1 माइनस x2 प्लस अल्फा x3। वो कह रहा है कि मैं ऐसी कौन सी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं कि मेरा नो सोल्यूशन आए। अब हमें ऐसे तो कुछ चेक नहीं कर सकते। आप +2 में करते थे कि ए इनवर्स निकालते थे। अगर आपका ए इनवर्स, जैसे ए इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो आप कहते थे अगर मेरा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मेरा यूनिक सोल्यूशन आता था जब आप ए इनवर्स कैलकुलेट करते होते थे। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होता था तो आप दो केसेस चेक करते थे कि आप एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते थे। याद होगा आपको, अगर ये भी जीरो आ जाता था तो आप कहते थे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है। अगर ये नॉन जीरो आता था तो आप कहते थे नो सोल्यूशन है। बट क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टम मेरे गॉस एलिमिनेशन की, तो इसका मतलब अगर हम गॉस एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम स्टार्ट करेंगे इसका मतलब हम गॉस एलिमिनेशन का प्रोसेस लगाएंगे। उसके लिए मेरी मैट्रिक्स क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स रो वाइज? अभिनव, दृष्टि, क्या है मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स रो वाइज? यस, गुड मॉर्निंग दोज हु आर स्लीपिंग। क्या है मेरी को रो वाइज मैट्रिक्स? 1 Yes, minus 1 one. alpha You are saying about row wise or column wise? wise, ma'am. Okay, 1 minus 1. Alpha. Yes, alpha. Then minus 1, 2 Yes. minus alpha. Minus 1, 2 minus alpha. Yes. Alpha 1 Yes. and 1. So this is your coefficient matrix of A. X आपका क्या है? x1, x2, x3. B आपकी राइट हैंड साइड क्या है? -2, 3 and 2. तो आप क्या करोगे? पहले आप अपनी चेक करो, आप अपनी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे। तो वो आपकी क्या हो जाएगी? जस्ट यू ऐड कॉलम 1 -1 अल्फा -1 2 1। दिस विल बी क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा 1। और बी आपका क्या है? -2 3 and 2। तो सबसे पहले आप गॉस एलिमिनेशन लगाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हो? डिटर्मिनेंट। नो, हम इनवर्स तो निकाल ही नहीं रहे। गॉस एलिमिनेशन के लिए तो हमने कहीं डिटर्मिनेंट का यूज ही नहीं किया लास्ट लेक्चर में भी। Pivot element. Pivot element. क्या चेक करोगे? Pivot element. पाइवट एलिमेंट। तो सबसे पहले मेरा पाइवट एलिमेंट क्या होता है? ये वाला एलिमेंट A11। अब जो मेरा A11 है वो मेरा नॉन जीरो है। इसका मतलब आई कैन स्टार्ट द प्रोसेस। मैं अपना प्रोसेस क्या कर सकती हूँ? शुरू कर सकती हूँ। ठीक है ना? ये बहुत छोटा है। जब ये बहुत छोटा होगा या जीरो होगा वो क्लास हम वो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।
वो आप पाइवोटिंग करते हो, वो नेक्स्ट हम डिस्कस उस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो है A11 नहीं है, तो दिस इज योर नॉन जीरो एलिमेंट। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने मल्टीप्लायर्स निकालते हो mi1। mi1 क्या होएगा, aij डिवाइडेड बाय A11। आई किसके लिए वेरी करे, 2 और 3 के लिए। तो A11 मेरा क्या है, A11 इज माई 1, M21 क्या होगा, क्या होगा M21 बाय A11। तो क्या है A2, दिस इज योर -1 और ये A11, इसका मतलब मल्टीप्लायर आपका कितना आ गया, -1। M31 आपका क्या होएगा, यहाँ पे भी A51, तो M31 आपका क्या होएगा, A31 अपॉन में A1 अल्फा हो जाएगा। A31 A11, तो आपका क्या हो गया, अल्फा। तो अब आपने मल्टीप्लायर्स निकाल लिए। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या है, मैं क्या कहती हूँ, EI में से मैंने क्या माइनस करना है, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पे जो मेरा मल्टीप्लायर होता है मैंने उसी रो से मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मतलब मैं 2 पे लगाऊंगी, E2 मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज एलिमिनेशन प्रोसेस, मतलब मैं रो पे लगा रही हूँ, E2 माइनस M21 E1। E3 मेरा क्या हो जाएगा, E3 माइनस M31 इंटू E1। तो जब मैं प्रोसेस लगाऊंगी, अब मैंने क्या करना है, M21 आपका क्या है, 1। तो जब आप फर्स्ट को 1 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी सेम एलिमेंट, तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी, आपका क्या आ जाएगा, दिस विल बी योर फर्स्ट रो एज इट इज, दैट विल बी 1, क्या होएगा, -1 अल्फा -2। इसको आपने ऐड किया, फर्स्ट 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1, ये आपका एलिमेंट आएगा 0 1, ठीक है। नेक्स्ट आप M31, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, ये आपका आएगा 1 प्लस अल्फा, ये आपका आएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस अल्फा। एक प्रोसेस आपने कर दिया, नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे नेक्स्ट, यहाँ पे सबसे पहले आपने इस स्टेप में क्या चेक किया था, पाइवेट एलिमेंट ही चेक करेंगे। पाइवेट एलिमेंट ही चेक करोगे, यहाँ पे ये आई तो आप सबसे पहले अपना पाइवट एलिमेंट चेक करोगे। अब सेकंड आपने सेकंड प्रोसेस करना है, तो आप पाइवट एलिमेंट किसको चेक करोगे, मतलब इसको चेक करोगे। अब आपने चेक किया तो मेरा पाइवट एलिमेंट क्या है, A22 भी मेरा क्या आ रहा है, नॉन जीरो। मैं फिर मल्टीप्लायर डिफाइन करूंगी Mi2, वो क्या होगा, Excuse me, मैम। यस, मैम अगर हमारा पाइवट एलिमेंट ही 0 फिर वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर जब आपका पाइवट एलिमेंट 0 होएगा, हम डिस्कस करेंगे आपकी पाइवोटिंग। पाइवोटिंग होती है आपकी स्केल्ड और कंप्लीट एंड पार्शियल पाइवोटिंग, वो आपको सिलेबस में अभी मतलब इस सेशनल्स में नहीं आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर, यस मैम। मैम सेशनल का सिलेबस है क्या कंप्लीट? क्या सेशनल का सिलेबस है क्या? सेशनल का सिलेबस आपका जो आज हम डिस्कस करें क्लास में LU डिकम्पोजिशन तक आएगा आपको, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो Mi2 आपका क्या होएगा, AI2 बाई और A22, आई किसके लिए, अब आपका सिर्फ 3 के लिए, यही होएगा ना आपका मल्टीप्लायर। क्लियर है ये, ऊपर हमने J इक्वल टू 1 के लिए किया था जब मेरा J1 था, ये मेरा J2 के लिए हो गया, मतलब हम X2 के लिए कर रहे हैं एलिमिनेशन, ये मैंने X1 के लिए किया था, यही कह रहे थे ना, X1 मेरा जो है, ठीक है। तो M मेरा क्या होएगा, थर्ड मल्टीप्लायर में यहाँ पे क्या आया, M32 मेरा क्या आएगा, A32 बाई और A22
M32 आपका क्या हो गया 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय 1 दैट विल बी योर 1 प्लस अल्फा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस आप क्या कहते हो EI माइनस MI2 E2 होता है यहाँ पे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसका मतलब क्या आ गया थर्ड ऑपरेशन लगाओगे E3 दिस इज थर्ड ऑन द थर्ड रो पे अगर आपने लगाया तो ये क्या होगा MC2 इंटू E2। क्लियर है यहाँ तक सबको? हम प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। सबसे पहले हम पाइवोट एलिमेंट चेक करते हैं क्योंकि वो उससे हमें डिवाइड करना होता है। अगर आपका पाइवोट एलिमेंट नॉन जीरो आ जाता है उसके बाद तो क्या होता है कि हम मल्टीप्लायर डिफाइन करते हैं हर स्टेज के लिए। ये मैंने मल्टीप्लायर डिफाइन किए थे स्टेज 1 के लिए, ये मैंने मल्टीप्लायर डिफाइन किए स्टेज 2 के लिए। तो मैंने जब यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो अब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी तो मेरी मैट्रिक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेरी मैट्रिक्स आ रही है मेरी जो एंट्रीज हैं वो फर्स्ट रो की सेम रहेंगी, सेकंड रो की एंट्रीज मेरी सेम रहेंगी, थर्ड में क्या होएगा आप कह रहे हो ना E3 माइनस M32 ये तो जीरो ही रहेगा। M32 को मैंने सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस अल्फा जीरो, 0 इंटू 1 प्लस अल्फा जीरो, दिस विल रिमेन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इसको मैं 1 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या रह जाएगा मेरे पास सिर्फ 1 प्लस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ठीक है। तो अब मेरी क्या हो चुकी है क्योंकि मेरे 3 वेरिएबल्स है तो मैंने 2 ही स्टेजेस लगानी थी और मेरी अपर ट्रायंगुलर मेरी क्या हो चुकी है कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, दिस इज माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो नाउ दिस इज माय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम पार्ट ए के लिए कह रहे हैं। पार्ट ए क्या था कि आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू अल्फा के लिए मेरा क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा। तो अब मैं कुछ भी मेरा है अगर मैं लिखूं कि जैसे मैंने लिख दिया कि मेरा है 0 इंटू समथिंग इफ आई राइट 0 इंटू x इक्वल टू 2 ये केस पॉसिबल है? यस और नो? ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है? नो नहीं। क्यों? आप क्या कह रहे हो 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हो x से और आंसर आपका क्या आ रहा है 2, ये कभी भी आपका पॉसिबल नहीं होएगा। द सेम यहां से आप क्या करते हो इस स्टेप के बाद आप क्या करते हो बैक सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करते हो ना। तो बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपने क्या किया कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जो है अगर मैं उसको x3 से मल्टीप्लाई करूं वो 1 प्लस अल्फा आना चाहिए। तो नो सोल्यूशन के लिए अगर मेरा अल्फा ही 1 हो जाए तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, ये टर्म मेरी क्या होगी यस आर्ची क्या होगी बेटा मेरी ये टर्म मैम नहीं पता। बेटा अल्फा अगर 1 पुट किया इस इक्वेशन इस टर्म में तो क्या होगा मेरा ये टर्म क्या हो जाएगी पॉसिबल सिचुएशन नहीं होगी, जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 इंटू x3 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अल्फा आपने 1 पुट किया तो कितना हो गया 2। ये केस पॉसिबल है? नो मैम। नो। so if alpha equal to 1 the system has no solution। any doubt in this? किसी को डाउट क्यों मेरा क्या बन रहा है सिस्टम 0 इंटू x3 इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे किसी को डाउट की कैसे आया नो सोल्यूशन? yes or no? any doubt? कोई डाउट है? सो नेक्स्ट मेरा पार्ट क्या है कि वो मुझे क्या कह रहा है कि मुझे क्या बताना है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है।
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए मैं क्या करूंगी, मेरी यही इक्वेशन है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरा क्या कह रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे कि मेरा कब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। आपने पढ़ा, रैंक पढ़ा है ना, रैंक क्या होता है? Yes, Mayank, what is rank of a matrix? Number of non-zero elements. Number of non-zero elements नहीं, number of non-zero rows। ठीक है, All right. ठीक है। जैसे अगर आपका A मैट्रिक्स है, ठीक है, जो अगर आपने उसको रो एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, अगर आपके पास फर्स्ट रो है, थर्ड रो है और ये है, सपोज ऐसा कुछ आ जाता है 1 0 0 0 0 2 आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 0 3 0। तो यहाँ पे ये क्या है कि आप किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो को एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो आप इस केस में क्या कह देते हो कि रैंक मेरा 3 है, ठीक है। तो अगर आप जैसे रैंक है, बट अगर आपने कई बार ट्रांसफॉर्म करते हो, ट्रांसफॉर्म करके आपका ऐसा आ गया 1 0 0 0 0 2 0 0 3, तो आप इस एलिमेंट को 0 फिर बना सकते हो इसकी वजह से। तो ये आपका फिर क्या बन जाएगा 1 0 0, कोई ऑपरेशन लगा के 0 0 2 0 0 0। तो यहाँ पे आपकी 2 रोज बच जाती हैं। तो आप क्या कहते हो, रैंक मेरा क्या है, 2। तो अब यहाँ देखो, जब आप इस मैट्रिक्स में होंगे तो ये तो आपकी नॉन जीरो ही है, दिस इज योर नॉन जीरो। आप इसको किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वाला एलिमेंट मेरा नॉन जीरो आ रहा है अभी, और ये एलिमेंट यहाँ पे मेरा 0 आ रहा है। दैट मीन्स इसको मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में कभी भी नहीं लिख सकती, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, उसके साथ मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए। बट इसको आप लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है कंडीशन। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा अल्फा -1 है, तो ये मेरी टर्म क्या हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अगर मेरा अल्फा -1 है तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या होगा? 0। 0। 1 प्लस अल्फा क्या होगा? 0। 0। तो आप देखोगे इस केस में आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी फिर, 1 -1 अल्फा -2 1 1 1 0 1 0 1 एंड दिस इज 0 0 0 0। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 0 इंटू x3 इक्वल टू 0। बैक सब्सटीट्यूशन के लिए आपका यही आएगा ना, दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है ये पॉइंट? यस और नो? जब आप बैक सब्सटीट्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, दिस इज 0 इंटू x3। इसका मतलब आप x3 की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर क्या आएगा? 0। 0। मैं x3 को पुट करूं 1000 100 500, तो x3 तो आपका कोई भी वैल्यू हो गया। यहां से बस आपकी क्या निकल जाएंगी, x1 और x2 की पर्टिकुलर वैल्यूज निकल जाएंगी। x1 और x2 की पर्टिकुलर वैल्यू कुछ भी निकल गई, पर x3 मेरा क्या दे रहा है, इनफाइनाइट मैन्यूज वैल्यूज। इसका मतलब जो मेरा सोल्यूशन सेट तो ये भी होगा, x1 और x2 क्या रहेंगे मेरे यहाँ पे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। x3 पे वो डिपेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो तो x1 और x2 मेरे फिक्स रहेंगे। x3 में यहाँ पे 100 पुट कर दिया, 200 पुट कर दिया, 0.1 पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। यहाँ से तो बस सिर्फ आपका x1 और x2 निकलेगा ना, क्योंकि x3 तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। अगर x तो मतलब क्या होएगा, अगर जैसे आपने x3 100 पुट किया तो यहाँ की फर्स्ट वैल्यू जो यहाँ की डिपेंड करेगी, यहाँ पे तो 0 ही है, x3 का रोल नहीं है, यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का कोई भी हो सकता है, सेकंड। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या होगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगी। इज दिस क्लियर? कि अगर मेरा अल्फा -1 है देन आई हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, ये आपका पॉइंट। अगर क्या आपका अल्फा -1 है, बट
सी कि अगर आपका अल्फा 1 था तो नो सोल्यूशन आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि यहाँ पे आपका नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा था और यहाँ पे आपका जीरो एलिमेंट बन रहा था। बट इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के लिए क्या हो रहा है कि आपके ये दोनों एलिमेंट ही जीरो बन रहे हैं। इस केस में आपका रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हम करते थे ना कि अगर रैंक जो मेरा है वो लेस देन डिटर्मिनेंट लेस देन नंबर ऑफ रोज ऑन इक्वल टू जो आपका होता है क्या कहते हो रैंक ऑफ ए के कम होता है, तो आपका उस केस में या तो आपका नो सोल्यूशन होएगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रैंक कम है और इस ये कंडीशन आपने दी है, तो इस सॉरी तो इस केस में आपका क्या होगा? आई हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सी के लिए अब आपका क्या हो गया? अब आपने कंडीशन दे दी सी के लिए। अब आपका क्या है कि अगर अल्फा आपका 0 क्या है? 0 जीरो क्यों? अगर मैं कह दूं ना तो वो +1 हो ना -1 हो तो पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ भी ले लो तब आपका आंसर आएगा। यस और नो? क्योंकि अल्फा 1 के अलावा यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करो इस इक्वेशन में, फिर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने अल्फा 100 ले लिया, सपोज अल्फा मैंने 100 ले लिया, फाइन, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 1 - 100 क्या हो जाएगा? 100 स्क्वायर 10 ले लो, थोड़ा छोटा 10 ले लिया, तो क्या हो जाएगा? 110 स्क्वायर दैट इज -99x3 आपका क्या आ जाएगा? 101। तो यहाँ से आपकी x3 की वैल्यू निकल जाएगी, फिर आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, आपकी x2 की निकलेगी, फिर x1। तो अल्फा अगर आप 7 लोगे, 100, 10 मिलियन, करोड़, कुछ भी लोगे तो आपकी वैल्यूज निकलती जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ वैल्यू किस पे डिपेंड करी है? 1 और -1 पे, कि अगर मेरा अल्फा जो है ना तो वो 1 हो ना ही वो -1 हो, तो मेरा क्या हो जाएगा? आई हैव हैड यूनिक सोल्यूशन इन दैट। क्लियर है ये पॉइंट? yes ma'am तो अगर मेरा अल्फा 1 है तो मेरा नो सोल्यूशन आ रहा है, अगर अल्फा मेरा -1 है तो मेरा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ रहा है, अगर मेरा अल्फा +-1 है तो मेरा यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे क्लियर है? तो यहाँ पे आप अपना एक रिमार्क ऐड कर सकते हो यहाँ पे केसेस के लिए कि इफ वी हैव लीडिंग 1 in every column, then we have unique solution। इसका मतलब क्या? लीडिंग 1 का क्या मतलब है कि इस एलिमेंट में भी सबसे पहले लीडिंग नॉन जीरो ही लगा लो यहाँ पे, जो आपका क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप उसको जैसे कुछ भी है, यहाँ पे 7 है तो आप डिवाइड करके 7 से इसको 1 बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 0 के बाद आपका यहाँ लीडिंग 1 का मतलब हमेशा ही आप इसको बना सकते हो 1। ये जो केस था यहाँ पे भी जो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए बेसिकली, अगर यहाँ पे लीडिंग 1 इन एवरी कॉलम और बी में भी आपका क्या है? बी पे डिपेंड नहीं करे, क्योंकि चाहे वो यहाँ पे 0 भी हो तो भी उस केस में पर्टिकुलरली अगर ये आपका नॉन जीरो एलिमेंट है तो a इंटू x3 में करूँ तो भी मेरा x3 का क्या सोल्यूशन आया? 0। इसका मतलब पर्टिकुलरली वैल्यू आ रही है। इसका मतलब अगर मेरा हर 0 के बाद मतलब जो मैंने बनाए हैं, जो मेरे पाइवोटिंग डायगोनल्स पे मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, अगर वो लीडिंग 1 है या वो लीडिंग नॉन जीरो नंबर है, देन आई हैव यूनिक सोल्यूशन इन दैट केस। सेकंड मेरा क्या है रिमार्क कि इफ वी हैव rows of 0 equal to non-zero number non-zero number means in right hand side। अगर मेरी जो पूरी रो है वो 0 है और वो नॉन जीरो नंबर के इक्वल है राइट हैंड साइड में, तो मेरा क्या आ रहा है?
यस, क्या आ रहा उस केस में मेरा? यस, ज्योति, Infinite solution. तब आपका क्या आ रहा है? Infinite solution. नो सोल्यूशन। तब आपका वो सिस्टम क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट। हमने फर्स्ट केस में किया था ना कि मेरा जो आ रहा है, पूरी जो रो बन रही थी मेरी, अगर जैसे मैं ये बना रही थी, मैंने अल्फा 1 लिया था, तो यहाँ पे तो मेरी पूरी रो ये 0 बन रही है, और ये इक्वल किसकी आ रही थी? नॉन जीरो एलिमेंट की। ठीक है, तो मेरा क्या आया था? मेरा नो सोल्यूशन। क्लियर? थर्ड केस में मेरा क्या है कि इफ we don't have leading one in every column, if we don't have leading one in every column in a homogeneous system, that means system, homogeneous system क्या होता है? That is system where all equations are equal to 0. or a row of 0, then in that case what we have? Infinite many solution. इसका क्या मतलब है कि जो आपकी रोज आ रही हैं, पूरी रो ही 0 बन रही है। जैसे हमारा लास्ट केस में हो रहा, सेकंड केस में हो रहा था कि मेरी पूरी रो ही 0 बन रही थी, तब मेरा क्या आ रहा है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब ना तो मेरे पास लीडिंग 1 है इस केस में, और जो मेरी इस पर्टिकुलरली इक्वेशन के लिए आ रही है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस क्या होता है कि अगर मेरे पास ऐसी इक्वेशन है x1 + x2 + x3 = 0, इसमें मैं x1 की भी वैल्यू कुछ भी पुट करूं, x2 की वैल्यू और x3 की, जैसे मेरे पास ये सिस्टम आ रहा है, तो अगर मेरे को 0 चाहिए तो मतलब कुछ भी x1 और x2 को आर्बिट्ररीली मैं वैल्यू दे दूं, x3 की उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालूं, तो मेरे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो मेरा क्या है, ना तो मेरे पास यहाँ पे लीडिंग 1 है होमोजीनियस सिस्टम में, और मेरी पूरी ही रो मेरी क्या आ जाए? 0। तब मेरा क्या होएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जैसे सेकंड केस में हो रहा था कि अगर मैं अल्फा 1 पुट कर रही थी तो मेरी ये टर्म भी 0 हो रही थी और मेरी ये टर्म भी 0 हो रही थी, इसीलिए मेरी पूरी रो ही 0 हो रही थी, तो मेरा क्या आ रहा था? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? कोई डाउट? नेक्स्ट आपका है एलयू डीकंपोजिशन। यहाँ तक आपको सिलेबस में आएगा आपके सेशनल में, एलयू डीकंपोजिशन कहो या एलयू फैक्टराइजेशन। एलयू फैक्टराइजेशन में आपका क्या होता है कि क्या आप अपनी मैट्रिक्स को इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो कि वो एल और यू फॉर्म में आए। एल आपकी क्या बन जाए? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू आपकी बनती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस सिस्टम को हम सॉल्व करते हैं। हम सिस्टम को ऐसे सॉल्व करते हैं कि जैसे आपका a = LU हो जाए तो हम कहते हैं ना AX = B। अगर मैं a को इस तरीके से लिख सकती हूँ LU × x = B, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं UX को y पुट कर देती हूँ। पहले मैं सिस्टम सॉल्व कर लेती हूँ LY = B, तो यहाँ से मैं y की वैल्यूज निकाल लेती हूँ। फिर इस सिस्टम में मैं y पुट कर देती हूँ UX = y, तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ? अपनी x की वैल्यूज निकाल लेती हूँ। क्लियर है? यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल करेंगे एलयू डीकंपोजिशन और एलयू फैक्टराइजेशन।
जो आपके सिलेबस में है, बहुत से वेज हैं इसको डीकम्पोज करने के लिए, बट जो हमने डिस्कस करना है आपकी मतलब जो आपको इस सिलेबस में है वो क्या है, दैट इज यू जो आप मैट्रिक्स बनाते हो, ये मैट्रिक्स आपकी होती है जो आप गॉस एलिमिनेशन से निकालते हो, जो लास्ट आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है, गॉस एलिमिनेशन मैट्रिक्स एट द लास्ट स्टेज। तो आपकी लास्ट स्टेज में आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है वो यू होती है, और एल आप क्या लेते हो, दैट इज द मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, अगर जैसे आपका सिस्टम होता है यहाँ पे जो आपकी एल मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लायर्स की मैट्रिक्स। अगर जैसे मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, जनरल के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जनरल के लिए नहीं, अगर आई हैव 3 वेरिएबल्स हैं तो मेरी 3 इक्वेशंस होंगी। लोअर मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, 1 1 1। यहाँ पे मेरा मल्टीप्लायर क्या आएगा, फर्स्ट स्टेज का मल्टीप्लायर M21, यहाँ पे मेरा M31, यहाँ पे मेरा मल्टीप्लायर आएगा M32। दिस इज माय जीरो मैट्रिक्स 0 0। दिस विल बिकम माय लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जो आप लास्ट में अपने एलिमेंट्स की निकालते हो, दैट इज A11 जो लास्ट में निकलती है, दिस इज एट द लास्ट स्टेप। ठीक है, A11 A12 A13 0 A22 दैट इज योर A23 0 0 A33। तो ये आपकी लास्ट स्टेप में होती है। इसका क्या फायदा हुआ, मतलब जब हमने अपर ट्रायंगुलर निकाल ही ली तो हम सीधा ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करूं, b के इक्वेट करूं और मैं आंसर निकाल सकती हूँ, है ना। तो क्यों करें हम एलयू डीकम्पोजिशन। इसका प्रॉफिट ये हुआ कि जब आप मतलब क्या कर रहे हो, जब आप गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हो, ठीक है, जब आप गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हो, दिस इज द की पॉइंट, जब आप गॉस एलिमिनेशन लगा रहे हो प्रोसेस, तब आप जो ऑपरेशंस लगाते हो वो ए के साथ साथ आप बी पे भी लगाते हो। इसका मतलब आप ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स पे ऑपरेशंस लगाते हो। इसका मतलब जो है कि अगर मेरे पास जैसे कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, x1 plus x2 minus x3 equal to 4 anything, 2x1 plus 4x2 minus 7x3 equal to 20 anything, minus x1 minus 7x2 plus 14x3 anything, minus 19 ऐसा कुछ है। तो अगर मेरी क्या, इसका फायदा क्या होता है एलयू डीकम्पोजिशन का, जब आप गॉस एलिमिनेशन लगाते हो तब आप क्या करते हो, ऑपरेशन इस पे भी लगाते हो और इस मैट्रिक्स पे भी लगाते हो, बी पे भी, यू अप्लाई द ऑपरेशन। बट अगर मैं क्या करूं, मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्या करूं, मैं ए तो वही रहने दूं पर मैं राइट हैंड साइड चेंज कर दूं। मैंने 320 माइनस सपोज 70 कर दी, तो इसका मतलब आपको दोबारा ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, है ना। तो दैट विल बी योर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी राइट हैंड साइड चेंज हो रही है और सिर्फ आपकी जो मैट्रिक्स आपने निकाली है ए वो सेम रह रही है हर केस में, तो आपका क्या, आप जस्ट राइट हैंड साइड चेंज करके आप क्या कर सकते हो, आप आंसर निकाल सकते हो इस मेथड से। एलयू डीकम्पोजिशन अगर आप कर दोगे, हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, दैट विल बी क्लियर टू यू। इफ यू हैव एग्जांपल दैट you have determined the LU factorization in the linear system, determine LU factorization for matrix A। आपको मैट्रिक्स दी हुई है आपकी 1 1 0, A आपको मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 0 3 2 minus 2 1 minus 1 1, ये आपकी मैट्रिक्स है 3
-1 -1 2 -1 2 3 -1 और इसके लिए आपको राइट हैंड साइड दी हुई है b इज इक्वल टू 1 -1 1 1 -1 -3 and this is 4 matrix, this is given to you। तो आपको डीकम्पोजिशन तो इस A की निकालनी है, पर आपने जो सिस्टम सॉल्व करना है, you have to give a solve the system x1 plus x2 plus 3x4 equal to 8, 2x1 plus x2 minus x3 plus x4 equal to 7, 3x1 minus x2 minus x3 plus 2x4 equal to your 1, that is 14, and this is minus x1 plus 2x2 plus 3x3 minus x4 equal to your minus 17। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मैट्रिक्स आपकी ये थी A, यहाँ पे B आपका ये था, बट आपकी मैट्रिक्स जो है A वो सेम रह रही है, पर आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी, चेंज होगी। तो अब हम इसको प्रोसेस को करेंगे LU डीकम्पोजिशन से। LU डीकम्पोजिशन के लिए वही आपको मल्टीप्लाई, जस्ट बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम जस्ट राइटिंग द मैट्रिक्स आफ्टर और अप्लाइंग ऑपरेशन। तो आपकी जो मैट्रिक्स थी, फर्स्ट एलिमेंट आपकी मैट्रिक्स यही थी 1 1 0 3। तो यहाँ पे 2 1 -1 1 3 -1 -1 2, दिस विल बी -1 2 3 -1, ये आपकी मैट्रिक्स थी A। तो अब आपकी LU डीकम्पोजिशन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने अब यहाँ पे अपने राइट हैंड साइड नहीं लिखती, ठीक है। LU डीकम्पोजिशन के लिए, LU डीकम्पोजिशन के लिए आप पहले मल्टीप्लायर्स निकालोगे, M21 M31 M41, ये आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी -1। तब आप ऑपरेशन लगा रहे हो E2 E3 E4 पे, E2 माइनस M21 into E1 M21 into E1 M21 सॉरी M31 into E1 M41 into E1। तो आप जब लगाओगे तो आपकी मैट्रिक्स कंपोज हो रही है ये 1 1 0 3 0 -1 -1 5 -5, this is 0 -4 -1 -7 0 0 0 3 3 0 3 3 2। नेक्स्ट आपकी, अब आप अगेन मल्टीप्लायर निकालोगे, अब आप मल्टीप्लायर निकालोगे M32 एंड M42। जब आप वो निकालोगे आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं 4 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी -3। अगेन ऑपरेशन लगाओगे E3 पे और E4 पे, दिस विल बी योर E3 minus M, this will be your 3 2 into E2 E3 E4 minus M42 into E2। तो जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है 1 1 0 3 0 -1 -1 -5 0 0 3 13 0 0 0 -13। So you can see from this operation it is already converted to your अपर ट्रायंगुलर। इसका मतलब आपको यहाँ पे 0 एलिमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ गया। नहीं तो आप अगेन एक और स्टेप करते। तो दिस इज योर U मैट्रिक्स। L आपकी मैट्रिक्स क्या होती है, मल्टीप्लायर्स की मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 1। यहाँ पे आपका क्या आएगा M21, M21 आपका क्या है 2, यहाँ पे M31, M31 आपका 3, M41 दैट इज योर -1। यहाँ पे आपका M32 आपका क्या आ रहा था 4, यहाँ पे आपका M42 एक भी आपका आ रहा था -3, और M43 तो आपने लगाया ही नहीं ऑपरेशन, क्योंकि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑलरेडी 0 था। तो ये 0 और बाकी एलिमेंट्स आपके क्या हो गए 0। तो आपकी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो आपने A को अब डीकम्पोज किसमें कर दिया, L एंड U में। So now your matrix has been converted to LU. So this is your matrix. A equal to L is this and U is,
Here your matrix L is 1 0 0 0, 2 1 0 0, 3 4 1 0, -1 -3 0, 1, and this U is your this matrix 1 1 0 3 0 -1 -1 -5 0 0 3 13 0 0 0 -13। तो यहाँ से आपकी A कंपोज होगी और अब आपका A आपने लिख लिया, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, AX इज इक्वल टू B था, तो आपने क्या करना है, आई हैव टोल्ड यू द स्टेप that you will substitute ux is equal to y, तो आपका क्या बन जाएगा, ly equal to b। तो l आपकी मैट्रिक्स ये है 1 0 0 0, 2 1 0 0, 3 4 1 0, -1 -3 0 1। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। y क्या होगा आपका, y1 y2 y3 एंड y4। दिस विल इक्वेट टू योर न्यू b। This is your, because you have to solve the system for this equation। तो अगर आप यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे अपनी वैल्यूज और सब्स्टिट्यूट करोगे, देन here you will do your forward substitution। आप ऊपर से शुरू कर रहे हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ रही है 8, y2 आपका आ जाएगा -9, y3 आपका आ रहा है 26 and y4 is coming out to be your -26। तो नेक्स्ट आपने क्या किया कि ux को आपने क्या पुट किया y, तो यहाँ से ux आपका क्या हो जाएगा y। तो u आपकी मैट्रिक्स है 1 1 0 3, this is 0 -1 -1 -5, this is 0 0 3 13 0 0 0 and this is -13। Now this is your x1 and x2, x3 x4, this is equal to your this y is your 8 -9 26 and -26। again if you will do your backward substitution, then you will get value as x1 as 8, x2 as, sorry, x1 you will get as 3, x2 you will get -1, x3 you will get 0 and x4 you will get 8 2, so x4 is 2। so from this, if your right hand side changed but your a is same, then you can find the solution of every problem। is this clear to all? yes or no? Yes, ma'am. तो अगर आपकी सिर्फ राइट हैंड साइड चेंज हो रही है, आपकी मैट्रिक्स सेम रह रही है, इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी सिस्टम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप अपने a को LU डिकम्पोज कर दो और ux को पहले y पुट कर दो, y की वैल्यू o, तो आप सिस्टम क्या कर लोगे, ly इज इक्वल टू भी, यहाँ से आप अपनी y की वैल्यू निकालो, इस सिस्टम में पुट कर लो, फिर आप अपने x की वैल्यूज निकाल लो। ओके, इस अप टू हियर इट विल कम इन योर सेशनल। Okay, thank you.